बच्चों तो देखते हैं आज हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी का अध्याय 3 अवयव। ठीक है, चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। ठीक, तो मैट्रिसेस जो होता है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ज़रिए हम बहुत सारी गणनाओं को आसानी से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को एक प्रैक्टिकली पढ़ना है हमको यहाँ पर, जिससे क्या है समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। देखो सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। ठीक है, अवयव क्या होगा, अवयव की परिभाषा से हम कुछ उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। तो देखते हैं अवयव क्या है। अवयव संख्याओं, ठीक है, अवयव संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, अवयव क्या है, संख्याओं या फलनों का मतलब ऐसा, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास अगर कुछ संख्या है 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या है तो उनने कहा कि संख्याओं या फलनों का हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई फलन हो, जैसे cos x है, sin x है, tan x है, cot x है। ऐसा ये भी हो सकता है कि संख्या है या त्रिकोणमिति फलन है या और अदर कोई फलन होगा। मान लो कि 2x है, 5x है, 9 है, 8 है। तो ऐसी कोई संख्या है हमारे पास, तो इनका जो होता है आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास मतलब अगर हम उसको ऐसे एक ब्रैकेट में पैक कर लें तो हमको दिखता है कि एक आयताकार बॉक्स में ये बंद है। तो अगर संख्याओं या फलनों का, इनको भी हम इस प्रकार पैक कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो क्रम होता है ये होता है अवयव। मतलब कोई भी संख्या हो या कोई ऐसा फलन हो या इस प्रकार के फलन हो, तो इनको यदि हमने एक आयताकार बॉक्स में आयताकार क्रम में अगर जमा के रखा है तो ये कहलाता है अवयव। ठीक, अवयव क्या होता है, इसको हम दर्शाते किससे हैं, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, ठीक है, क्या लिखना है, बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक, लाइक ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अवयव क्या होता है, संख्याओं या फलनों का। हमने क्या लिए, यहाँ पे संख्या ली और यहाँ दो जगह फलन ले लिए हैं। ठीक, तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। तो ये क्या होता है हमारा अवयव। अवयव को मैट्रिक्स बोलते हैं। और अवयव का बहुवचन होता है तो मैट्रिसेस होता है। वो हिंदी में तो अवयव ही बोलते हैं, बहुवचन जो होता है प्लूरल वो होता है मैट्रिसेस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अवयव क्या होता है, संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का जो आयताकार क्रम विन्यास होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे में ही होगा, वो एक प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास। तो इसको हम बोलते हैं अवयव। ठीक है, अब इनमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये इनको क्या कहेंगे, अगर 2 है 5 है तो ये जो संख्या आती है, हमने क्या लिखा है अब संख्याओं और फलनों का, तो हमें क्या लिख सकते हैं और आगे अवयव में जो अब हमने कहा है कि संख्याओं और फलनों को, फलनों या संख्याओं को, फलनों या संख्याओं को अवयव या प्रविष्टियां, ठीक है, प्रविष्टियां कहते हैं। प्रविष्टियां बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम, क्या करते हैं इस्तेमाल, अवयव। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो अवयव में जो होता है ये सब अवयव होते हैं। ये 2 एक अवयव है, ये एक अवयव है। अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होगा, मतलब अवयव में जितनी सारी चीज़ें आती है सबको हम क्या कहेंगे, अवयव या एलिमेंट्स। प्रविष्टियां का मतलब होता है एंट्रीज, तो इसका रेयर इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम जब भी बात करेंगे तो अवयव कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे। तो क्या हो गया हमारा अवयव, क्या हो गया, अवयव फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक, और इसमें जितने भी अवयव आते हैं
ये जितनी भी संख्या या फलन है उनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और दर्शाते कहाँ से हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो इसके बाद जो होता है, जैसे ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2 और 5 इस लाइन में है, 3 6 इसमें है, 4 7 इसमें है, तो ये जो होती है इसको कहते हैं रो, मतलब पंक्ति। ठीक, अगर आयताकार ऐसा कुछ जमा होगा तो या तो ऐसे जमा होगा या तो खड़े में जमा होगा। तो जो आड़ी लाइनें होती है इनको हम कहते हैं पंक्ति। ठीक, ये क्या है, पंक्ति। ये भी पंक्ति है। चलो इस साइड स्पेस कम है, इस साइड लिख देता हूँ। ये क्या है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। हम सेट ए की बात कर रहे हैं। और ये भी क्या है, पंक्ति है। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं, अगर खड़े में देखो तो इनको क्या कहते हैं, स्तंभ। तो ये स्तंभ हो गया, ये भी क्या है, स्तंभ हो गया। तो हमारा जो ए सेट है, मतलब ए जो अवयव है, सॉरी ए जो अवयव है, इसमें हमको 3 पंक्तियां दिख रही है और 2 स्तंभ दिख रहे हैं। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। तो हम इसके इंग्लिश वर्ड से अगर दर्शाए तो ये पहली पंक्ति को हम R1 से दर्शाते हैं, दूसरी को R2 से और तीसरी को R3 से। जो पहली पंक्ति है हमारी वो R1 होती है, दूसरी जो होगी वो R2, तीसरी जो है वो R3 है। अब ऐसे ही कॉलम को हम दर्शाते हैं C1 से और C2 से। अगर हमारे इसमें अवयव में अगर जितने कॉलम है, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम लिए थे और 3 पंक्तियाँ ली थी। सेम ऐसा ही सेट अवयव बी में होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि 2 पंक्तियाँ हैं, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। तो ये R1 और ये R2। और कॉलम देखो तो ये C1 और ये C2। तो ऐसा इसमें क्या है, 2 पंक्ति और 2 कॉलम। यहाँ पे अगर देखो तो 2 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। इसके बाद ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। और इसमें भी ऐसे ही है, जैसे इसमें 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो इसको भी क्या है, R1 R2 और पहला वाला C1 और C2। तो ये हमारा इस प्रकार से अवयव होता है। अब हमेशा इसको ऐसे नहीं दर्शाते, हम स्तंभ वगैरह सब हर बार लिखते नहीं हैं। हमारे जो सेट लिखते हैं, जो अवयव लिखते हैं, वो बेसिकली सिंपल होता है ऐसा 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार जो होता है हम अवयव को सिंपल से ऐसे लिखते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि आड़ी जो लाइनें होती है ये पंक्ति होती है और खड़े में जो है वो स्तंभ है। ठीक, और अवयव क्लियर हुआ। अवयव क्या होगा, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये जितने भी देख रहे हो तो आयताकार है सब। ठीक, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रेजेंट करते हैं इनको। और ये जितने भी उसमें अक्षर या संख्या या फलन होती है इनको सबको क्या कहते हैं, अवयव। ठीक, तो ये सब तो बातें हो गई। इसके बाद एक वर्ड आता है अवयव की कोटि। ठीक, अवयव की कोटि। ठीक है, क्या होगा, अवयव की कोटि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोटि क्या होती है, तो कोटि होती है यदि हम मान लें कि पंक्ति की संख्या क्या मान लें हम कि n है और स्तंभ की संख्या क्या मान लें, स्तंभ की संख्या m है। तो जो अवयव की कोटि होती है वो होती है n × m। ये गुणा का चिन्ह नहीं होता है, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभ की संख्या m है। ठीक, अवयव की कोटि से ये पता चलता है। हमने अवयव में परिभाषा में लिखा कि आयताकार क्रम विन्यास होता है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसमें 2 होंगे 3 होंगे, कोई फिक्स नहीं है। जो स्तंभ है इनकी संख्या भी हमको पता नहीं है, 2 भी हो सकते, 4 हो सकते, 10 हो सकते हैं। और पंक्तियाँ भी ऐसे 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो हमको ये पता नहीं रहता अवयव में कि अगर पंक्ति की संख्या अवयव अगर हमको दिया है तो हम नाप लेंगे। जैसे यहाँ ए दिया था अवयव, तो हमको पता है कि इसमें 3 पंक्ति और 2 कॉलम है। ऐसे ही हर अवयव में जब दिया रहेगा तभी हमको पता चलेगा। तो जैसे अगर सेट ए की बात करें, सेट ए के लिए हम बात करेंगे अवयव की कोटि की। तो सेट ए में देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है, तो 3 पंक्तियाँ हैं, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी सेट ए के, अवयव ए के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ की संख्या हमको पता है कि इसमें 2 है। तो अवयव की कोटि
ए के लिए क्या होगी हमारी 3 × 2, इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखते कहाँ हैं, इसी मैट्रिक्स में यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है यहाँ पे हम लिखते हैं अवयव की कोटि को। तो इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 × 2। अब सेम चीज अगर डी के लिए देखें, डी एक अवयव है, तो इसमें हमको पंक्ति की संख्या कितनी दिख रही है, 2 पंक्तियाँ हैं और कॉलम 3 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2/3। यहाँ पे हमको 2 पंक्ति दिख रही है और 2 कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होंगी 2/2 ऑर्डर की। सेम ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं 2/3, 3/2, तो वो ये संख्या बता देता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, और फर्स्ट वाला क्या प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, मतलब पंक्ति की संख्या, और सेकंड वाला क्या प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर है। अवयव की कोटि से हमें यह पता चल जाता है कि उसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इतना नोट कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे। इसमें मान लो हमारे पास ए कोई अवयव है, ठीक है, अवयव क्या हो गया 2 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, 4, ये 5, ये 7। इस प्रकार अगर हमारे पास कोई अवयव है तो हम इसमें ये देख के बता सकते हैं कोटि क्या है। 3 रो है तो 3 और 2 कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ कोटि क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 3/2। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे 3 × 2 की अवयव है ये। अब इसमें एड्रेस, ठीक है, पुरानी चीज़ें हो गई डेफिनेशन। अब एक चीज़ आती है कि एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी अवयव का स्थान हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक हमने 2 को लिया, तो 2 का स्थान क्या होगा, मैट्रिक्स में क्या स्थान होगा, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, पहले रो और फिर कॉलम। तो अगर 2 है तो हम देख रहे हैं कि पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो ए अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई एलिमेंट है और पहली रो में है और पहले कॉलम पे है, तो A11 की पोजीशन क्या हो जाएगी 2। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि 2 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट का रिप्रेजेंट क्या होगा। अगर हम उसको बेसिकली प्रेजेंट करें तो A11, A12, A21, A22 और A31 और A32, इस प्रकार होता है वैसे सिंपल। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा, पर अभी क्या है एड्रेस सीखना है। तो 2 क्या है A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम। फिर अगर हम कहें कि ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है, 3 की बात करें, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो वो क्या है 3। अगर हम बात करें कि 5 क्या है, तो ये देखो तीसरी रो में है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो पहले रो और फिर कॉलम देखो तो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको बोलेंगे कि 5। अगर आपसे पूछे कि A31 क्या है, A31 मतलब 3 रो का नंबर और 1 कॉलम का नंबर, तो आप देखेंगे तीसरी रो में और पहला कॉलम में, तो 5 मिलेगा आपको। तो A31 क्या है 5 हो गया। ऐसे ही -1 क्या है, तो आप देखेंगे कि पहली रो में है तो A1 और दूसरे कॉलम में है तो ये 2, A12 क्या है तो -1 है। क्लियर है। ठीक है, अब 4 हम देखेंगे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो वो 4 है। ऐसे ही तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में क्या है 7 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि A33 क्या है, तो आप देखोगे कि इसमें तीसरी रो तो है लेकिन तीसरा कॉलम नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे कि A33 अवयव क्या है, अवयव में नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता वो A33, तो हम क्या लिख देंगे कि अवयव में नहीं है, या अवयव ही नहीं है 3/3 की। वो किसकी है 3/2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम है, तो ये जो पीछे वाला कॉलम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो समझ में आया क्या है। अगर मैंने कहा कि 3 क्या है, तो आप कहेंगे कि दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A21। क्लियर है। अगर 7 की बात करें तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, 32
तो ये क्या होता है, एड्रेस होता है, मतलब उसका स्थान कहाँ पर है। ठीक, तो ये इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं इसके बाद आता है जो अवयव है उसका व्यापक रूप से अपन प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे, मतलब जनरल रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब उसका प्रदर्शन किस प्रकार होगा और हम कैसे उसका एड्रेस पता कर सकते हैं। व्यापक रूप क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मान लो फर्स्ट वाला एलिमेंट बताया कि A11 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा क्या बताऊंगा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इनके बीच में कभी कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाते। ठीक है, सिंपल एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाते। अब ये देखो 1 2 3 मैंने 3 कॉलम ले लिए। अब आगे मैं जितने चाहूँ उतने ले सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं कहाँ तक लेना है, तो मैं क्या करूँगा 3 डॉट लगा देता हूँ। ठीक, तो ये ए फर्स्ट रो तो फर्स्ट है। अब ये जेथ कॉलम होता है, मतलब कॉलम की संख्या हम क्या मान के चलते हैं, जे, मतलब यहाँ तक के जे नंबर का कॉलम आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आगे बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि A1 और यहाँ N। ठीक है, एक मिनट, N, यस N। ठीक है, और ये डॉट जो है 3 ही लगाते हैं, वो एक जे का डॉट है। ठीक है, तो 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यू चल रहा है। तो देखो कॉलम मैंने कितने दर्शाए, A11 12 13, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ऐसा कहाँ तक चल रहा है, जेथ कॉलम तक चल रहा है, मतलब जेवा कॉलम तक चला। उसके बाद भी अगर है तो वो एनवा, मतलब उनको उसको क्या मान लेते हैं, एनवा नंबर, मतलब वो आखिरी का एन तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसे ही दूसरा नंबर का भी होगा कॉलम, दूसरी रो जो आएगी वो क्या आएगी 2 2 A 2 3, और ये भी कहाँ तक जाएगी 2 जेथ कॉलम तक जाएगी, और ये भी कहाँ जाएगी n नंबर तक, मतलब हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगी, nवें नंबर तक जा सकती है। ठीक, ऐसे ही A31 अगर मैंने ले लिया तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, जेथ कॉलम तक जाएगा, और ये भी A3N तक जाएगा। मतलब ऐसा अनंत तक ये जितने कॉलम होंगे, अनंत तक नहीं कह सकते हम, जितने भी अवयव में एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से ये डिफाइन होंगे। अब उधर अनंत तक चल रहा है तो ये भी क्या होंगे, अनंत तक आएंगे। हम क्या मान लेते हैं 3 डॉट कंटिन्यूअस, कि ये जो A है ये बीच का क्या होगा 1 2 3, ये आईवा, ठीक, स्मॉल आई से प्रेजेंट कर रहे हैं, आईवा आई भी पंक्ति होंगी। ठीक, और ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आई भी पंक्ति और सेकंड कॉलम है, ये भी कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, 3 डॉट का मतलब कंटिन्यूस चल रहा है। तो समझने की कोशिश करना कि ये क्या है, यहाँ तक के कंटिन्यू आ रहा है, तो जैसा वो जेवा कॉलम है वैसे ये आईएथ रो होगी। अब यहाँ से ये भी कंटिन्यू आ रहा, तो ए आई भी रो है और थर्ड कॉलम है, तो ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, आई वी रो और जेथ कॉलम, फिर ये आई वी रो एनथ कॉलम, ये आई रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कंटिन्यू चलता है। 3 डॉट यहाँ भी आएगी, 3 डॉट यहाँ भी आएगी। 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूअस चल रहा है। अब यहाँ से इसके बाद भी वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ठीक है, ये सब के सब कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो जैसे एक कॉलम थे, कॉलम की संख्या जेथ मानी, उसके बाद एनथ कॉलम तक गया, वैसे रोज जो होती है वो आइथ कॉलम तक क्या आया, इसके बाद एमएथ रो हो गई, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, एमएथ रो हो गई और फर्स्ट कॉलम, एमएथ रो सेकंड कॉलम, एमएथ रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 3 डॉट एमएथ रो जेथ कॉलम। ठीक है, और 3 डॉट एमएथ रो और एनएथ कॉलम। ठीक है, एमवी रो और एनवा कॉलम तक। तो इस लास्ट वाले से हम ये दर्शा सकते हैं कि m इंटू एन की मैट्रिक्स है। ठीक, लास्ट वाला हमेशा दर्शा भी देता है कि कौन सी रो है। तो
तो जनरल रिप्रेजेंट इस प्रकार होता है, कोई भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स जो होगी उसका जनरल रिप्रेजेंट यही होगा। और हम जब भी बात करेंगे तो हम इस एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। हमको जो एलिमेंट नहीं पता तो हम क्या मानेंगे कि वो ए आई जे है। आई जे का मतलब आइथ रो और जेथ कॉलम, आइथ रो और जेथ कॉलम, मतलब आई क्या होगी, पंक्ति की संख्या, और जे क्या होगा, कॉलम की संख्या। तो ये आई और जे क्या दर्शाते हैं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि A1 2, तो 1 2 क्या होगा, इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स है तो पहली रो में ये दूसरा कॉलम पे ये वाले पोजीशन को ए आई जे, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, इस प्रकार से ये पोजीशन दर्शाएगा। एक यहाँ पे एलिमेंट रहेगा ऐसे, तो ये वाली A12 मतलब ए आई जे, आई की वैल्यू 1 और ये 2, तो इस प्रकार से ये दर्शाते हैं। तो हम आई जे के इसको फार्मूले के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए फार्मूला कैसा बनेगा कि अगर हमने लिया क्या, ए एक मैट्रिक्स ली और इसको हम प्रेजेंट करेंगे, तो ब्रैकेट में ए आई जे और ये मैट्रिक्स m इंटू एन होती है। अब यहाँ i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू कितनी होगी, तो i कितनी रो रहेंगी, m रहेगी, तो m से तो कम ही या बराबर होंगी, और 1 के इक्वल या मतलब 1 से ज़्यादा रहेगी या 1 के बराबर रहेगी। सेम पोजीशन ऐसे ही j की भी वैल्यू इतनी रहेगी, n मतलब जितने कॉलम होंगे उसके बराबर या उससे कम रहेगी, पर 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो सकती है। तो ये हमारा जो होता है जनरल रिप्रेजेंट होता है फार्मूले के हिसाब से। अब अगर मैंने कहा कि A11, i का मान 1 रखा, j का मान 1 रखा, A11, तो आप बताएंगे कि यहाँ से 1 1 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो ये हो गया, ठीक है। अगर i और j की जगह 3 और 4 रख दिया, ये 3 और ये 4, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा आता है और इसके बाद चौथा आना था, ये 3 3, तो इसके बाद 3 4 आना था। अगर मैंने कहा कि A2 3, तो आप ढूंढ के बता सकते हो, A2 3 मतलब ये वाली पोजीशन हो गई A2 3। तो यहाँ पे 2 3 का मतलब होता है कि i की वैल्यू जो है ना 2 है और j की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से जनरल रिप्रेजेंट होता है। तो आप इसको लिख लीजिए और ये फार्मूला लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा है, 3 फैक्ट्रियाँ दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए कहा है। तो ये उन्हें सूचना दे दिया है। एक तरफ क्या है, ऐसे में देखो तो फैक्ट्री बताई है कि फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड और थर्ड है। खड़े में देखो तो पुरुष कर्मी और महिला कर्मी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि उपयुक्त सूचना को 3/2 अवयवों में निरूपित कीजिए। अब 3/2 का मतलब होता है कि हमको 3 रो बनाना है और 2 कॉलम। तो ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि इसमें क्या है, 3 रो बना सकते हैं और ऐसे 2 कॉलम बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, 30 25 और 27, 25 31 और 26। तो ये बन गई हमारी 3/2 की अवयव मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें कहा है कि तीसरी पंक्ति यहाँ आ गए और दूसरे स्तंभ, तो ये मिला हमको। वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो क्या प्रकट कर रही है क्वेश्चन में, देखो ये तीसरी फैक्ट्री और यह महिला कर्मी है, तो क्या प्रकट कर रही है, तीसरी पंक्ति व दूसरा स्तंभ क्या प्रकट कर रही है, फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मी को प्रकट कर रही है, महिला कर्मी को प्रकट कर रही है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऐसे दिया है, इसको मैट्रिक्स में जमाओ कहा, तो 3 ही रो बनाना था, 2 कॉलम बनाना था, तो जैसा का वैसे ही जमा दिया हमने, तो 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। अब उसमें कहा कि तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो ये तीसरी पंक्ति ये दूसरा कॉलम होता है। 26 क्या है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या दर्शा रहा, फैक्ट्री 3 में महिला कर्मी की को प्रकट कर रहा है, मतलब उनकी संख्या को प्रकट कर रहा है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, मतलब 8 एलिमेंट है, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना कि कोटियाँ किस प्रकार से बनेगी अगर 8 अवयव है। और पहली चीज़ हमको ये पता है कि अगर हमारे पास कोई m इंटू n की मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो चीज़ होती है वहाँ पे। तो कितना होगा, m और n का गुणनफल जितना आएगा, ठीक है। अगर मैंने एक एग्जांपल के जरिए बताऊं कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 2/3 की एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 पंक्ति है 3 कॉलम है, तो एलिमेंट अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 आएगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 है। तो ऐसे ही कहा है कि 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि m n की वैल्यू कितनी है 8। अब इसकी क्या संभावना हो सकती है, तो संभावना क्या होती है कि ऐसे दो संख्या जिनका गुणनफल 8 आता हो, वही पॉसिबल है। तो क्या क्या हो सकती है संभव कोटियाँ, हम क्या लिखेंगे, संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है, कौन से 2 नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि क्या जाना चाहिए उसने 8, तो फर्स्ट 1 8, 1 और 8 का गुना करेंगे हम तो 8 आ सकता है, और इसी का रिवर्स यही कर दो कि 8 में 1 का गुना करेंगे तो भी 8 हो सकता है। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे पास अगर A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 अगर अवयव है हमारे पास, तो एक तो हम उसको किस प्रकार जमा सकते हैं, इस प्रकार 1 रो और 8 कॉलम में, या तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं A B C D E F G और H, हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो 1 इंटू 8 और 8 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो मतलब रो इंटू कॉलम, और इसका क्या 8 इंटू 1, इस प्रकार से हम उसको दर्शा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो 1 8 का हो सकता है, तो 2 4 का हो सकता है, तो ऐसे ही 4 2 का हो सकता है। और कोई संभव है, 3 से तो कुछ हो नहीं सकता, 3 विषम संख्या है, 4 का हमने कर लिया, और जब वो 4 यहाँ पे कर लिया वहीं रिपीट आ रहा, तो मतलब इतनी ही संभव कोटियाँ हैं। या तो हम जिसमें 8 अवयव है उसको 1 8 या 8 1 जमा सकते हैं, या 2 4 4 2 जमा सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे अगर हमको और कोई अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो उसमें हमको दिया क्या 8 की जगह अगर 12 दे दिया, 12 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस 12 की संभव कोटियाँ क्या बनाएंगे, 1 12 और 12 1, ऐसे ही 2 6 और 6 2 बना सकते हैं, 3 4 बना सकते हैं, 4 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही है कि 8 अगर अवयव है तो हम उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, अगर 12 दी है तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो ऊपर वाले को केवल। एग्जाम्पल इसका क्या है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में एक अलग से ही क्वेश्चन दिया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में ऐसा लगेगा कि ईजी नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ऐसे 3/2 की मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 3 × 2 अवयव की रचना करो। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि 3 रो रहेगी उसमें और 2 कॉलम रहेंगे। तो अगर हम इसका सॉल्व देखें तो क्या बोला है उन्होंने कि 3/2 की मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और उसके अवयव Aij दिए है कितना 1/2, और I मॉड में क्या है I - 3j। तो एक फार्मूले के हिसाब से उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो माना हुआ मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब अवयव क्या होगी, माना वह अवयव क्या होगा, 3/2 की हम क्या मान सकते हैं A11, और 2 ही कॉलम है तो A12, A21, A22, A31, A32, मान लो ऐसी अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पे I क्या होती है रो की संख्या, और J क्या होता है कॉलम का, मतलब पोजीशन दर्शाते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ लिखते यदि I = 1 और J = 1 तो क्या बन जाएगा A11। देखो यही फार्मूला है, फार्मूला दिया है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। फार्मूला क्या दिया है, फार्मूला दिया है जिससे हमको
मैट्रिक्स बनाना है वो ए जे क्या है 1/2 मैट्रिक्स आई माइनस 3j, ये हमको दिया है फार्मूला। अगर हमने आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 रख दिया तो ए 1 1 होता है। अब अगर हमने यहाँ पे 1 1 रखा तो हम अंदर भी 1 1 रखेंगे इसके फार्मूले में। आई की जगह पे 1 माइनस 3, जे की जगह भी 1 क्योंकि यहाँ भी हमने 1 रखा है, तो आई की जगह 1 गुणित जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो ठीक है, एक इसी में देख लो 1/2 मॉड में क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 3 ही होगा। ठीक, तो आगे यहीं बढ़ा देते हैं। 3 में से 1 को कम करना है या 1 में से 3 को करेंगे कम, तो 1 माइनस 3 क्या होता है -2। अब यदि मॉड में है तो बाहर तो अकेला मॉड के बाहर वैसे ही निकलता है, तो मॉड के बाहर सिंपल निकलेगा। ठीक है, अगर 1 माइनस 3 है मॉड में तो मॉड में -2, और मॉड क्या करता है सभी मान को धनात्मक बना के बाहर कर देता है, तो +2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, मतलब A11 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे A12, ठीक है 1 2 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। आई की जगह तो हम अभी भी 1 ले रहे हैं और जे की जगह 3 इंटू 2, मान कहाँ रख रहे हैं हम, ये आई की जगह पे 1 और जे की जगह 2, क्योंकि यहाँ आई की जगह 1 लिया जे की जगह 2 लिया, तो A12 क्या देगा ये फार्मूला देगा। अब यहाँ से इसको केवल सॉल्व करने का है, तो 1 माइनस 3 इंटू ये 6 हो गया 1/2। अब देखो फिर से यहाँ 1 में से -6 करेंगे तो क्या बचेगा -5, और मॉड क्या करता है इसको पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव का 5, तो ये क्या बन जाएगा 5/2। अब A13, ठीक है 13 नहीं है, सॉरी 13 नहीं है, 21 लेंगे आप। 21 क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे 2 लेना है और आई की जगह पे 1 ले, मतलब जे की जगह 1, आई की जगह 2 तो आई की जगह 2 लिया, जे की जगह 1 है तो जे की जगह पे 1 लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2 माइनस 3, तो 1/2, 3 माइनस 2 मतलब -1 होगा और बाहर आके सिर्फ -1 ही बचेगा वो, तो क्या बचेगा 1/2। ऐसे ही सभी को हल करते करते चलना है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 लेंगे और 3 इंटू यहाँ भी 2 लेंगे, तो क्या बचेगा 1/2, 2 माइनस 6 तो 1/2, 6 माइनस 2 तो कितना होगा 4, और वो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव ही आना है, तो 4/2 मतलब 1। इसके बाद 3 1 तो 1/2 ये आएगा 3 1 और 3 2, दो चीज़ निकालना है हमको। 3 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1/2, मॉड में 3 माइनस 3। अब अगर मॉड के बाहर अगर 0 आ गया तो मतलब वो क्या होगा 0। ऐसे ही 3 2 के लिए निकालना है 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, और जब इसको सॉल्व करते चलेंगे तो 3 माइनस 6 ऐसा बन जाएगा, और 1/2 माइनस का +3 हो गया और ये बन जाएगा 3/2। तो है कुछ नहीं, सिंपल सी बात, एक बार फिर देख लो। ये हमारा फार्मूला था 1/2 मॉड 1 माइनस 3, ये आई था यहाँ पे, सॉरी आई था, और जे, ये हमारा फार्मूला था। और हमको क्या चाहिए, जो भी मैट्रिक्स कहा हम ये यहाँ से उठा लेते, जो भी वैल्यू चाहिए हमको। मान लो हमको A32 चाहिए, तो मतलब आई की वैल्यू पे 3 रखना है, जे की वैल्यू पे 2 रखना है, इधर पे तो इधर भी रखाएगी 1/2। आई की जगह हम 3 रखेंगे, जे की जगह पे हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू पुट करना है। और जब हमें जब हमको कोई भी फार्मूला दिया है तो हम जैसे चाहे वैसे मैट्रिक्स से बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है, आई और जे की ही वैल्यू चेंज करना है। तो हमने इसको मान के चले थे, किसको 3/2, ये क्या है 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम, तो हमको सारे मान मिल गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद लिख देना है। ठीक है, इसके बाद माना मैट्रिक्स क्या हो गई, माना मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो गया, अतः वह अवयव क्या होगी वो
देखो A11 है, कितना है 1, इसके बाद 1 2 मतलब यहाँ पे क्या रखाएगा 5/2, फिर 2 1 आता है, 2 1 मतलब इस साइड का सेकंड नंबर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ रहा है 2, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ आ रहा है 0, और ये लास्ट पे क्या आ रहा है 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी क्या मिल गई मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा इस प्रकार से हम जो चाहे वो अवयव निकाल सकते हैं। हमको यहाँ 3/2 का बोला था तो हमने 3/2 बनाई, तो उसमें कहाँ तक के आए मान 3 2 तक के। ठीक है, और एक चीज़ इसमें बताने की है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, वो सारे वास्तविक मान लेना है हमको। ठीक है, काल्पनिक मान एक भी नहीं ले सकते हम, जितनी भी बात करते हैं सब वास्तविक मान पर ही करते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नावली में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके प्रकार पर। देखते हैं स्टूडेंट, अब क्या है हमारे पास अवयव के प्रकार। हमने 7 प्रकार के अवयव लिख के रखे हैं। ठीक है, स्तंभ अवयव है, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव। ये 7 प्रकार के अवयव है जो हमको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ अवयव की। स्तंभ अवयव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला क्या है स्तंभ, मतलब क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ कॉलम हो। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा कि ए एक कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा 1 2 3 सिर्फ कॉलम, मतलब रो तो कितनी भी हो सकती है, इसमें 3/1। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे J जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, मतलब कॉलम एक ही रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होती है M/n की होती है, सॉरी M/n की होती है, तो n की वैल्यू 1, मतलब स्तंभ एक ही रहेगा। m क्या होती है पंक्तियों की संख्या और n स्तंभ की संख्या, तो एक ही स्तंभ है तो हम उसको कहते हैं स्तंभ अवयव। ठीक, अब ये अगर इसको हमने इस प्रकार लिख दिया 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो ये 2/1 और ये 3/1। तो ऐसे जिनमें सिर्फ स्तंभ है उनको कहते हैं स्तंभ अवयव। ठीक है, अब ऐसे ही होता है पंक्ति अवयव। सेकंड क्या है, सेकंड होता है पंक्ति अवयव। तो इसमें क्या होगा सिर्फ पंक्ति होती है, एक पंक्ति। ठीक है, जैसे 1 लिया, 2 3 4 ले लो। ठीक, तो ये क्या है एक पंक्ति अवयव। इसमें सिर्फ एक पंक्ति है और कॉलम 4 है, 4 कॉलम हो गए लेकिन पंक्ति एक ही है। अब यहाँ इसको अगर प्रेजेंट करेंगे तो m की वैल्यू 1 होती है, मतलब पंक्ति एक ही है, तो m क्या होता है पंक्तियों की संख्या। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू सिर्फ 1, मतलब ये सिंपल सी भाषा में कहे जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है उसको पंक्ति अवयव कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ है उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। क्लियर। ठीक, इससे ज़्यादा उसमें और कुछ बताने का नहीं है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। ये क्या है वर्ग अवयव, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे अगर मैं एक 1 3 5 2, अगर मैंने ये लिया 2/2, तो स्क्वायर का मतलब होता है जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, हमको पहले से पता है स्क्वायर क्या होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि m = n, मतलब जितनी पंक्ति है उतनी ही कॉलम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो जितनी पंक्ति है उतने ही कॉलम। एक और लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है 3/3 की। और अगर एक सिंपल 1 भी लिख दिया मैंने तो ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1। ये जो है ना स्तंभ अवयव भी है, पंक्ति अवयव भी है, वर्ग अवयव भी है। ठीक है, इसमें एक ही पंक्ति है तो पंक्ति अवयव कहलाएगा, एक ही स्तंभ है तो स्तंभ अवयव कहलाएगा,
और 1/1 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन अधिकांश हम 2/2 और 3/, यहाँ पे क्या 2 लिख दिया, अधिकांश हम 2/2 और 3/3 पर ही बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ, विकर्ण अवयव। विकर्ण मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर विकर्ण अवयव। ठीक है, किसी को नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, या फिर अदरवाइज बुक में सारी चीज़ें दी है। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस प्रकार होगा। एग्जाम्पल अगर चाहिए आपको तो वो बुक में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, देखो विकर्ण अवयव क्या होगा। विकर्ण अवयव ऐसा अवयव होता है, जैसे हमको आयत मालूम है, आयत में ये क्या है, विकर्ण है। एक ऐसा तिरछा चलेगा, एक ऐसा तिरछा चलेगा। अगर स्क्वायर भी है तो ये क्या है, विकर्ण, ये भी विकर्ण है। तो ऐसा ही अवयव में भी विकर्ण होता है। जैसे अगर मैंने लिखा 5 0 0 0 4 0 0 0 -1, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तिरछा जो है इसका विकर्ण होगा, क्योंकि अवयव की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था। अवयव क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास, मतलब एक आयताकार बॉक्स जैसा होगा, तो इसमें जो तिरछा मान है ये कहलाता है विकर्ण। ठीक, तो ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ विकर्ण पे ही मान है, बाकी सब जगह 0 है, सिर्फ विकर्ण पर ही मान है, तो हम क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, सिर्फ विकर्ण पर मान है तो उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव क्या होगा, या तो फिर ऐसा, ये किसका लिखा मैंने 3/3 का, और ये विकर्ण कौन सा 2 0 0 -1 ऐसा लिख दिया, तो यहाँ भी क्या है, विकर्ण पर ही मान है। ये किसकी मैट्रिक्स हो गई, 2/2 की। तो ऐसे अवयव जिनमें मान केवल विकर्ण पर ही उपस्थित होते हैं और बाकी जगह पर शून्य होता है, तो ये ऐसे अवयव क्या कहलाते हैं, विकर्ण अवयव। ठीक, अब बढ़ते आगे। विकर्ण के बाद पांचवा है अदिश अवयव। पांचवा अदिश अवयव, अदिश स्केलर मैट्रिक्स। अदिश का मतलब होता है कि ये भी विकर्ण के समान ही होता है। अब जो है ना, लगभग विकर्ण के समान ही है, बस अदिश में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे √3 ले लिया मैंने, तो 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो जैसे विकर्ण अवयव था उसमें विकर्ण पे मान थे, वैसे ही अदिश अवयव में भी विकर्ण पर ही मान होते हैं। पर विकर्ण में क्या होता है, ठीक है, एक विकर्ण का भी मैं ऐसे एग्जांपल लिख के रखता हूँ कि जिसमें डिफरेंस हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 6 0 0 0 -2 0 5 0 0 8। अब ये क्या हो गया, विकर्ण अवयव। डिफरेंस आपको इसमें समझना आना चाहिए। विकर्ण अवयव में भी विकर्ण पर ही मान है, लेकिन डिफरेंट अलग अलग मान है। और अदिश अवयव में है तो विकर्ण पे ही, लेकिन सारे मान सेम होते हैं, तो इसको कहते हैं अदिश अवयव। ठीक है, अदिश अवयव ये भी 3/3 का है। ऐसे ही हम चाहे तो 2/2 का भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऋण 5 0 0 7, अगर ऐसा लिख दिया, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ भी ऋण 5, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स। अगर ए ऐसा लिख दिया सिर्फ ऋण 5, तो ये भी क्या है 1/1 की, तो ये भी एक अदिश मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक, ये 3/3 की, 2/2 की और ये 1/1। और इसको हम सीधा कहते हैं कि 1 कोटि की है, ये 2 कोटि की और ये 3 कोटि की, क्योंकि यहाँ से जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। स्क्वायर वर्ग अवयव के बाद जितने हैं सब हम इस पे किस पे बात करेंगे, वर्ग अवयव पे। ठीक, तो कहाँ पे पहुँचे, अदिश अवयव। अदिश अवयव में तीनों मान विकर्ण पे होते हैं, मतलब जितने भी मान होंगे विकर्ण पर होंगे और सभी मान एक जैसे होंगे। ठीक, अब अदिश के बाद क्या आएगा, तत्समक अवयव। ठीक है, अगला क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम आई से दर्शाते हैं। आई अगर हमको एक्सरसाइज में कहीं भी मिले या एग्जाम्पल मिले तो आई का मतलब क्या होगा, तत्समक अवयव।
अगर ए हमारे पास कोई तत्समक अवयव है 3/3 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसमें भी मान विकर्ण पर ही होगा, लेकिन विकर्ण पर 1 होगा, मतलब नंबर 1 जो गिनती का है, गिनती का नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। ये 3/3 की हो गई। अगर 2/2 की लिखेंगे तो 0 1 1 0 और 0 1, ये क्या हो गई 2/2 की। और 1/1 की लिखेंगे तो वो 1 ही होता है। तो डिफरेंस आपको समझना क्या है, विकर्ण अवयव में मान विकर्ण पर होते हैं और मान अलग अलग होते हैं। अदिश अवयव में भी मान विकर्ण पर होते हैं, लेकिन तीनों मान एक जैसे होते हैं। और तत्समक अवयव में तीनों मान विकर्ण पर होते हैं, लेकिन सिर्फ 1 1 1 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। और अदिश में कोई भी नंबर मिल सकता है, बस डायगोनल पे रहेगा, विकर्ण पे। और आइडेंटिटी में 1 1 1 ही प्रेजेंट रहेगा सभी जगह पर। अब लास्ट बचता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। ठीक है, शून्य अवयव को समझना बड़ा सरल है, मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। अगर आपको कहा कि शून्य को हम दर्शाते कैसे, कैपिटल ओ से, जैसे आई से, आइडेंटिटी को आई से, वैसे जीरो को अक्सर जीरो से या ओ बोल देते हैं उसको। तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसे ही अगर 2/2 की है तो 0 0 0 0, और सिंपल 1 है तो 0 1/1। तो ये इस प्रकार से 7 प्रकार के आपको क्या बता दिए, अवयव। इसमें से पंक्ति स्तंभ, जिसमें सिर्फ पंक्ति है, या सॉरी स्तंभ है ना, जिसमें सिर्फ स्तंभ है वो स्तंभ अवयव, जिसमें सिर्फ पंक्ति है वो पंक्ति अवयव। वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान है तो वो वर्ग अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव, जिसमें सिर्फ विकर्ण पर मान उपस्थित है वो विकर्ण अवयव। फिर अदिश, मान तो विकर्ण पे ही है लेकिन सारे मान एक जैसे हैं तो वे क्या कहलाएंगे, अदिश अवयव। फिर तत्समक अवयव, अगर विकर्ण पे 1 1 1 ऐसा प्रेजेंट है, ये 1 1 1 कहाँ होता है, A11 A22 A33, तो इस पोजीशन पे मान है तो ये क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। और जिसमें सारे मान जीरो होते हैं वो क्या कहलाता है, जीरो अवयव। ठीक है, तो एक बार आप इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपको सारे 7 प्रकार के अवयव क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज में करेंगे तो अधिकांशतः हमको वर्ग अवयव पे ही काम करना है, मतलब जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। और अधिकांशतः मतलब पूरे बार नहीं, अभी कुछ और प्रकार के भी आएंगे तो आप इनको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। आगे क्या है, अवयवों की समानता। ठीक है, अवयवों की समानता, तो अगर हमारे पास 2 अवयव है, ए क्या होगा, ए आई जे से प्रेजेंट करते हैं हम इसको, m इंटू एन, और एक और हमने अवयव ले लिया b, उसको हमने क्या मान लिया कि b आई जे और p इंटू क्यू। इस प्रकार से हमने मान लिया कि a अगर हमारा अवयव है तो a स्मॉल, आई जे उसके पंक्ति और स्तंभ होंगे और उसका ऑर्डर। वैसे b को भी मान के रखा है। अब इसमें कहा है कि अवयव की समानता, तो 2 चीज़ें होती है किसी भी अवयव a और b को बराबर लिखने के लिए। अगर हम कहना चाहते हैं कि a और b दोनों अवयव बराबर है तो कब कह सकते हैं, जब पहली चीज़ कि m इंटू एन किसके बराबर होना चाहिए, p इंटू क्यू। और इसमें भी जो शर्त है वो शर्त क्या है कि m ने बराबर होना चाहिए p के एंड n ने बराबर होना चाहिए q के। सीधा सा मतलब कि इनकी जो ऑर्डर है, जो कोटि है, वो कोटि बराबर होना चाहिए। मतलब पंक्ति की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, इसकी कोटि की इसका स्तंभ की संख्या इसके स्तंभ की संख्या के बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इसके जो एलिमेंट हैं, ये क्या दर्शाते हैं, एलिमेंट, वो इसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें का पालन कर लेते हैं ये दोनों, तो हम क्या कहेंगे कि वो a और b बराबर है। ठीक, ये तो हुई परिभाषा के अनुसार। अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हमारे पास a क्या है, 2 3 और 0 1, और b क्या है, 2 3 0 1। ये क्या है,
2/2 की मैट्रिक्स, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स लिए, ठीक है, समझने के लिए छोटे से लिए। अब आप देखेंगे कि इनकी मैट्रिक्स में देखो, इसमें रो की संख्या और इसमें रो की संख्या दोनों इक्वल है, इसमें कॉलम की संख्या इसमें कॉलम की संख्या दोनों इक्वल है, तो मतलब पहली शर्त कंप्लीट कर ली। दूसरी, A11 पे यहाँ पे A11 क्या है, A11 और B11 इक्वल है। देखो A11 पे 2 है, B11 पे 2 है। ऐसे ही A21 पे और B21 पे दूसरी रो पहला कॉलम 0 0। तो ऐसा आमने सामने देख लेना है कि 2 3 0 1 अगर सारे एलिमेंट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि A और B बराबर है। अगर एक भी एलिमेंट बराबर नहीं हुआ, अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो गया, तो आप इसमें देखेंगे कि A21 और B21 इक्वल नहीं है। 21 और ये 21, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स को बराबर होना है तो उनकी पहली चीज़ तो कोटि इक्वल होना चाहिए और दूसरे उसके सारे एलिमेंट आमने सामने के बराबर आना चाहिए। जैसे ये A21 है, ये B21 है, तो दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि A और B बराबर है। और ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर हमको कहा कि इक्वल है, क्वेश्चन में अगर लिख के दिया कि दोनों इक्वल है और यहाँ पे बोल दिया कि ये x है और ये 0 ये y है। अब हमको कहा कि x और y के मान निकालो, तो जब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों इक्वल है तो 3 की जगह पे 3 दिख रहा है, 0 की जगह 0, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसी हम तुलना करके भी x और y के मान बता सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं 3/2 की, x y z a b c। इसको हम इक्वल लिख लेते हैं किसके, अगर ऐसा इक्वल दिया है क्वेश्चन में तो हम मान सकते हैं -2 √5 8 -1 0 और 6। अब इसमें से x की वैल्यू चेक करो, तो x किसके इक्वल आ रहा है -2, y के इक्वल में क्या आ रहा है √5 और z के इक्वल में क्या आ रहा है 8। ऐसे ही a इक्वल से क्या हो रहा -1, b की जगह पे क्या दिख रहा 0 और c की जगह पे क्या दिख रहा 6। तो ऐसी तुलना करके भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे ये 3/2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 3/2 की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इक्वल है और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों इक्वल है, तो हम x y z a b c d ऐसे सबके मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है 4। इसमें क्या दिया है कि यदि एक मैट्रिक्स यहाँ दिए, एक मैट्रिक्स यहाँ दिए, ठीक है, और ये कहा है कि दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब उनने बोल दिया है कि इसकी कोटि और उसकी कोटि दोनों के बराबर है। ये 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, तो कोटि बराबर है। और जब अवयव बराबर दिए मतलब एलिमेंट भी बराबर है, और उसमें कहा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड इनके मान निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व में आपस में तुलना कर देंगे, इसकी तुलना उससे करेंगे। तो x धन 3 किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। चूंकि x धन 3 किसके बराबर है 0 के, तो हमको x का मान मिल गया। पहली चीज ये x धन 3 इस 0 के बराबर है, तो हम x धन 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान मिल गया, पहली चीज। दूसरा y, ठीक है, y को ढूंढ लो, ये 2y है, -7 किसके इक्वल है उधर 3y - 2 के इक्वल है। अब यहाँ से इनको सबको उधर लेके चलो, ठीक, तो 3y 2y उधर पक्षांतर किया तो माइनस का 2y -2 ये लिख लिया, और 7 को उधर करेंगे तो प्लस का 7 हो गया। कितना हो जाएगा 3y में से 2y गए तो y और 5 ये बन गया। तो अगर हम y को मान लिखे तो वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी -5। तो एक मान x का निकाल लिया हमने और एक मान y का। अब z का मान भी निकाल सकते हैं। z कितना दिया है z +4 और उधर किसके इक्वल दिया है 6 के। तो हम अगर z में 4 का पक्षांतर कर दें
तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 6 में से 4 गए 2, तो 3 मान निकल गए एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आमने सामने तुलना करना है, पक्षांतर करके मान निकाल लेना है। अब मान देखो a का, a मिल गया हमको a माइनस 1, और इधर क्या है 3 के इक्वल है, -3 के इक्वल। अब a -3, ये -1 उधर क्या तो प्लस का 1, तो a इज इक्वल टू क्या मिला -2। ठीक है, ये हमको a भी मिल गया। अब b चेक करो, तो ये है b -3, तो यहाँ भी b के इक्वल ही होगा 2b + 4। तो अब यहाँ चेक कर लो, b की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे b को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, तो -3 - 4 और 2b - b। b इधर प्लस का था उधर माइनस का हो गया, 4 उधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, तो ये -7, 2b में से b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब लास्ट क्या बचा, c बचा हमारे पास। c की पोजीशन कहाँ है, ये है 0 इक्वल, ये है 2c + 2। तो पहली चीज़ तो -2 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -2, और c इज इक्वल टू -2/2, तो c की वैल्यू -1। ठीक है, तो सारे मान निकल गए x, y, z, a, b, c। तो इस प्रकार से हमको आमने सामने तुलना करना है और x, y, z के मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, पांचवा भी ऐसा ही दिया है जैसे फोर्थ था। इसमें क्या कहा है कि यदि एक ये मैट्रिक्स दिया है और एक ये दिया है, इसकी कोटि 2 × 2, मतलब इसका जो ऑर्डर है 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, और इसमें ए बी सी डी इनके मान ज्ञात करना है। तो अगर इक्वल दिया है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, 2a + b किसके इक्वल आ रहा है 4 के इक्वल, ये वाला एलिमेंट 4 के इक्वल है, और साथ ही ये वाला a - 2b किसके इक्वल आ रहा है -3 के इक्वल आ रहा है। ठीक, और ये वाला एक एलिमेंट जो है 5c - d किसके इक्वल आ रहा है 11 के, और 4c + 3d ये किसके इक्वल आ रहा है 24 के। तो अब हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के हैं, 2 चर आ गए हैं और 2 समीकरण है। तो आपको याद होगा आपने 10th में चैप्टर 3 पढ़ा था, 2 चरों में रैखिक समीकरण, और वहाँ पे पढ़ा था आपने 3 प्रकार की विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और एक वज्र गुणन। ठीक है, और तीनों मेथड्स में से आपने सॉल्व करके देखे होंगे कि जब 2 चर आते हैं और 2 समीकरण आते हैं तो उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन कोई भी विधि लगा के आप इनको हल कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, अगर इन 2 को हल करना चाहे तो हम क्या करेंगे, विलोपन से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल कर लेंगे, तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 2a - 4b और -6, ये जो है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, 2 का गुणा कर दिया और इसको फिर से दोबारा लिख लो। अब क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ क्या लिख देंगे घटाने पर, और घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो 2a में से 2a कैंसिल हो जाता है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो -5b 4 और ये b, और यहाँ से क्या हो जाएगा -6 और -4 -10, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, 5b = 10 आ गया, तो b का मान क्या हो जाएगा 10/5, तो b = 2, और b की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ उठा के रख दो। समीकरण 2 में b का मान रखने पर, अगर आप समीकरण 2 में b का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, a - 2 × 2 = 3, तो a - 4 = -3, तो a = -3 + 4, तो a की वैल्यू 1। आपके पास a और b 2 की वैल्यू आ चुकी है।
सेम प्रोसेस उस साइड कर लेना है, ठीक है। इसको क्या मान लो, समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4। अब आप देखो कि सी को इक्वल करने से अच्छा है कि आप डी को इक्वल कर लो। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दो, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर समीकरण 3 में तो 5 3 15C माइनस 3D और यहाँ 33। नीचे वाले को जैसा का वैसा लिख दो, 4C प्लस 3D इक्वल टू 24 कर दिया। आपने सिर्फ समीकरण 3 में 3 का गुणा किया है और समीकरण 4 को जैसा का वैसा लिखा। अब क्या करो, जब चिन्ह चेंज है तो यहाँ क्या करते हैं, जोड़ने पर अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, 15 4 19C, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और ये कितना होगा, 4 और 3 7, 3 2 5। तो C का मान कितना आ जाएगा, 57/90 और 19 दिया 57, तो C का मान आ गया 3। अब ये 3 उठा के आप कहीं पे रख दो, मान लो यहाँ रख दिया तो कितना आएगा, 5 गुणित यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में C का मान रखने पर। आपने अगर समीकरण 3 में C का मान रख दिया तो 5 गुणित C की जगह क्या रखना है, 3 ऋण D बराबरी से 11। तो 5 3 15 ऋण D बराबरी से आपका 11 हो जाएगा। तो D का मान 11 वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण का 15, ठीक। तो D का मान कितना हो रहा है, ऋण 4, तो D का मान 4। D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारा जो आंसर है, अतः A कितना है 1, B कितना है 2, C आया 3 और D कितना है 4। तो ये हमारे कैंसर आ गए आंसर, ठीक है। ये चारों समीकरण है। आप 3 विधि है आपके पास, मैंने विलोपन से किया, आप प्रतिस्थापन वज्रगुणन किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज।